हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा पावर्टी एज अ चैलेंज क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का होल चैप्टर का बेटा रिवीजन करेंगे। मीन्स इसमें बेटा मैंने एमसीक्यू लिया है, असर्शन और रीजन क्वेश्चन हमने लिया है बेटा। इसके साथ साथ में हमने पिक्चर भी लिया है, किस तरीके से पिक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बेटा इसमें मैंने मैचिंग भी शामिल किया है। तो इन सभी क्वेश्चन का बेटा जो कलेक्शन हमने किया है वो हमने कई बुक्स को लेकर के कलेक्शन किया है कि जिससे आपके सभी जो नीडेबल क्वेश्चन हैं वो आपको आ जाएं। ठीक बेटा, तो चलिए हम बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन इन इंडिया इज पुअर। तो बेटा अगर आप बुक जो पढ़ते हैं तो उसमें जो दूसरा तीसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। ये बेटा जो डेटा है ना, ये 2011 का डेटा है और इस समय 2021 चल रहा है, 10 साल हो गया है। तो अब कोई ज़रूरी नहीं कि गरीबी इसी रेशियो में हो, गरीबी काफ़ी कम हुई है। बट अगर आपका क्वेश्चन इस तरह बनता है तो आप ये आंसरिंग करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पर आंसर क्या है इसका बेटा, ये है ऑल ऑफ दीज मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स। देखिए वनरेबिलिटी का मतलब होता है असुरक्षा की भावना, खास करके समाज में जैसे वुमेन हैं या फिर एसटी हैं, एससी हैं, ये जो ऐसे कैटेगरी के पीपल्स हैं इनकी ये रहता है कि लगभग ये गरीब ही रहेंगे। ठीक है ना, जैसे विडो हैं, है ना, तो इनकी जो कंडीशन होती है ये इम्प्रूव जल्दी से नहीं हो पाती है। तो ये माना जाता है कि इनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये गरीब ही रहेंगे या इनकी कंडीशन डैमेज हो सकती है। तो जो दिक्कतें आती हैं वो एजुकेशन के एरिया में है, हेल्थ में है, एसेट्स में है ना। तो इन सब एरिया में ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 3, सोशल एक्सक्लूजन डिनाइज सर्टेन इंडिविजुअल्स द। ठीक है ना, तो क्या है ऑल ऑफ द अबव। आंसर है बेटा फैसिलिटीज़ है, बेनिफिट्स है एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। अब यहाँ सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो व्यक्ति को ये शो करती हैं कि दिस इज अ पुअर पर्सन। जैसे कि उनके पास अगर रेस्पेक्ट नहीं है ना, उनको फ्रीडम नहीं है, उनको कुछ चीज़ों की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जॉब की, है ना, समाज में रह करके उनको जॉब नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर उनको रिसोर्सेस यूज़ करने का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, मतलब वो रिसोर्सेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये तब कब होता है बेटा, ये जब मान लीजिए समाज में कुछ लोग हैं जो सारा कुछ अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं, सारे रिसोर्सेस को, सारे लोगों को। तो इस तरीके से फिर जो अदर लोग होते हैं, जो लो कास्ट के होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, या जिनकी इनकम कम होती है, चाहे जिस क्लास के हों, तब वो बेटा ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो ऐसे ही लोगों को बेटा सोशल एक्सक्लूजन में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी लेड बाय द सोशल साइंटिस्ट। तो इसमें क्या है, सोशल साइंटिस्ट ने किस चीज़ को रखा है बेटा, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन नहीं रखा है बेटा, तो इलिटरेसी लेवल को। ठीक है ना, जो लिटरेसी टेबल नहीं, इलिटरेसी लेवल मतलब जो अशिक्षित लोग हैं उनको उन्होंने पावर्टी की लाइन में रखा है। तो आप समझते होंगे अभी तक सिंपल सा कि पावर्टी मतलब वो होता है कि जो लाइकनेस ऑफ बेसिक थिंग्स मीन्स, बोलते नहीं है कि फूड हो गया और क्लॉथ हो गया, और इसके साथ साथ में शेल्टर मतलब है ना, रोटी कपड़ा और मकान। अगर इनकी कमी किसी के पास है तो वो गरीब माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि अगर वो अनपढ़ है तो भी वो गरीब माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है कि गरीबी का लेवल क्या होना चाहिए, या इतने इनकम होगी तो गरीब माना जाएगा, इससे ऊपर होगी तो गरीब नहीं माना जाएगा। तो वह है बेटा NSSO, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी फुल फॉर्म आप जानते रहिएगा, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसका बेटा है ऑल ऑफ दीज मीन्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड कैजुअल लेबर्स। मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों को ज़्यादा असुरक्षा की भावना फेस करनी पड़ती है,
ठीक है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बेटा, वनरेबिलिटी या वनरेबल मतलब होता है असुरक्षा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट, है ना। तो उड़ीसा और बिहार बेटा ये क्या है, कंटिन्यू गरीब स्टेट बने हुए हैं, क्योंकि इनमें जो फैसिलिटीज़ है लोगों को वो नहीं मिल पा रही है और इनमें दिक्कतें ज़्यादा हैं, इलिटरेसी लेवल इससे बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये स्टेट गरीब हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन्स। तो आंसर बेटा क्या है, इनकम। देखिए हम पॉवर्टी लाइन को स्पेशली इंडिकेट करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई पर्सन गरीब है। तो सबसे पहले बेटा उसकी हम इनकम ही देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो इलिटरेट है या उसको फ्रीडम नहीं है या फिर उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है ना, वो विडो है या ST SC, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, भले ही किसी कास्ट का क्यों ना हो। उसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पुअर है या फिर पुअर नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, है ना। जो सबसे गरीबों में कौन कौन से आते हैं बेटा, तो वुमेन आते हैं, ओल्ड पीपल्स आते हैं, चिल्ड्रन मतलब गर्ल्स को रखा जाता है। देखिए बेटा इसका मतलब ये हुआ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कि इन लोगों को अदर के अपेक्षा कम फैसिलिटी मिलती है ना। इनको जो है सेकेंडरी रखा जाता है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी में मेन आते हैं, बॉयज आते हैं, है ना, यंग आते हैं, उनको प्राइमरी रखा जाता है। मतलब वो अपनी व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। लेकिन जैसे वुमेन हुई तो इनको समाज में भी पीछे रखा जाता है, और अगर मान लीजिए विडो हो गई तब तो और इनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप समाज में अपने देखते होंगे कि लगभग लगभग जो पुअर महिलाएं होती हैं बेटा वो अक्सर थोड़ा क्या या ज़्यादा भी गरीब ही रहती हैं। वहीं पर ओल्ड पीपल्स क्या हैं, जब तक वो यंग होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी इनकम डाउन हो जाती है ना। तो इस तरीके से वो भी गरीबी में आ जाते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है बेटा कि उनको पढ़ाई के मौके कम मिलते हैं, समाज में एजुकेशन की फैसिलिटी कम दी जाती है। तो इस तरीके से लाइकनेस ऑफ एजुकेशन भी क्या होता है बेटा, पॉवर्टी में अकाउंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडियन इन अर्बन एरियाज। तो शहरों में बेटा कितने कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को, तो आंसर है बेटा 2100 किलो कैलोरी। वहीं पर बेटा अगर गांव में देखा जाए तो ये इंक्रीज होता है। देखिए कैलोरी मतलब होता है कि एनर्जी लेवल कितना आपको है, कितना आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप भोजन लेंगे उसमें कम से कम अगर आपको 2100 कैलोरी एनर्जी मिल रही तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और आप इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नेम द स्टेट विच हैज़ द हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ दैट हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है ना। तो वह बेटा पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो स्टेट बताइए जहाँ पर एग्रीकल्चर की वजह से पॉवर्टी में कमी आई है। तो नाउ नेक्स्ट है बेटा 12, इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, है ना। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या किया गया कि लैंड रिफॉर्म लागू किया गया। देखिए लैंड रिफॉर्म में क्या था कि स्पेशली सबसे पहले जो ज़मीनें थी उनको गरीबों में बांटा गया। दूसरी बात, किसी ज़मीन मान लीजिए हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पर है। आप गांव में देखते होंगे कि कुछ ज़मीन आपकी घर के बगल होती है, फिर कुछ ज़मीन गांव में से कहीं बाहर होती है, कुछ ज़मीन आपकी नहर के किनारे होती है ना। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म में क्या किया जाता है, उन सभी ज़मीनों को आपको एक जगह पर दिया जाता है, जिससे कि आपकी सभी ज़मीनें एक जगह पर अगर हो जाएंगी तो इससे क्या होगा कि आप की ज़मीनें जो टुकड़ों में बटी हैं वो एक हो जाएंगी और आपको खेती करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म करके वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी को दूर किया गया। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी की ज़मीन थोड़ी सी यहाँ पर है, फिर थोड़ी सी यहाँ पर, फिर थोड़ी सी यहाँ पर, अभी इन्हीं सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो हो सकता है कि थोड़ी बड़ी ज़मीन बन जाए जिसमें वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन फॉर द रूरल एरिया इन इंडिया इन 2011 एंड 12, ठीक है ना। तो आंसर क्या था बेटा कि 816 पर मंथ। अगर कोई इतना इससे कम कमाता है तो वो गरीब कहलाता है, ठीक है ना। इससे ऊपर अगर कमाता है तो वो फिर गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा वो। नाउ नेक्स्ट है बेटा, हु इज एन अर्बन पुअर एज पर द ईयर ऑफ 2011-12 के अलावा अनुसार। तो अगर कोई बंदा शहर में रह कर के 1000 पर मंथ या उससे ऊपर कमाता है तब तो वो
पावर्टी लाइन के ऊपर है, मीन्स पुअर नहीं है। अगर इतना 1000 या उससे कम कमाता है तो पुअर है, ठीक है ना। तो आप देखिए गांव में बेटा कुछ कम दिया गया है और शहर में ज़्यादा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बेटा 15, वाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज। तो 2400 कैलोरीज। अभी आपने देखा था ऊपर कि अर्बन के लिए कितना था बेटा, 2100 था। यहाँ पर क्या है, तो देखिए गांव में लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनके लिए एनर्जी का लेवल ज़्यादा रखा गया है। शहरों में क्या होता है, स्पेशली फैक्ट्री वर्क या फिर ऑफिस वर्क होता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए शहर में क्या है बेटा 2100 ही रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च इन 1999, है ना, स्वर्ण जयंती। तो ये आप ध्यान रखना बेटा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन 1993, है ना। ये नेक्स्ट है बेटा आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, लिख जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये 100% आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर का रिवाइज हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एम्स एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। लोगों को स्वरोजगार दिया जाता था, मीन्स उनको लोन दे, सस्ते लोन दिला करके, कुछ उनके लिए मशीनरी दिला करके कि वो खुद से काम करेंगे तो अपनी इनकम गेन कर सकते हैं। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में कमी भी आएगी और व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी पीपल्स वर पुअर इन इंडिया बिटवीन 2011 एंड 12। आंसर है बेटा 27 करोड़ पीपल, ठीक है ना। 2011-12 में ये संख्या कितनी थी बेटा, 27 करोड़ थी। अब जब न्यू जनगणना होगी, है ना, काउंटिंग होगी बेटा, तो उसमें फिर पता चलेगा कितने लोग पुअर है, कितने पुअर से ऊपर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा NFWP का फुल फॉर्म क्या है या स्टैंड है, तो आंसर होगा बेटा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NFWP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ मैचिंग रखा है, ठीक है ना, और जो कि आपको बहुत ही आसानी से करना है, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैचिंग। देखिए बेटा मैचिंग में क्या है कि 100 डेज ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ मिलता है बेटा, MG नरेगा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्मॉल इंटरप्राइजेज आर इस्टेब्लिश इन रूरल एरियाज। तो ये किसके अंतर्गत हुआ था बेटा, ये हुआ था आपका, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हुआ था, SGS। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, SGS का शॉर्ट फॉर्म है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का शॉर्ट फॉर्म है ये। नाउ थर्ड है बेटा हाई इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये बेटा किस में आता है, इंडिकेटर्स ऑफ पावर्टी में आता है, ठीक है ना। ये पावर्टीज के इंडिकेटर्स हैं हम। और नाउ फोर है बेटा वनरेबल ग्रुप्स ऑफ पावर्टी। तो हमने शुरू में बताया था कि जो ST SC होते हैं या इन लोगों को वनरेबल ऑफ पावर्टी में रखा जाता है। एंड लास्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड परचेजिंग एबव द पावर्टी लाइन। जिनके पास ज़्यादा खरीदने की क्षमता है, जो ज़्यादा सामानों को खरीद सकते हैं, लग्जरियस आइटम यूज़ कर सकते हैं, तो वो पावर्टी लाइन के ऊपर होते हैं। तो आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पर असर्शन और रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने रखा है, और ज़्यादा क्वेश्चन भी बेटा इसमें से नहीं मिले थे, तो बट हमको जो लगा हमने उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं, बुक से भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। देखिए इसमें मेन क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से आंसरिंग करना है। देखिए असर्शन और रीजन दो टॉपिक इसमें रहते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है ना, मीन्स A भी सही है और B भी सही है, R भी सही है, तब आपका क्या होगा बेटा, आंसर A माना जाएगा। जब बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इधर असर्शन बोला गया बेटा, कोई एक लाइन कहता है, दूसरा क्या है रीजन दे दिया गया। अब रीजन इसको अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा,
बी ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ भाई पहला सही है बट दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर दोनों सही हैं और असर्शन का रीजन करेक्ट आंसर है तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। नाउ सी पर क्या होगा बेटा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब पहला तो ऑप्शन सही है बट आर इज फॉल्स है। जैसे मान लीजिए पहले ऑप्शन के लिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन में लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है ना, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। फिर हमने बोल दिया बेटा कि नॉर्थ कोरिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर देखिए पहला तो एकदम सही है लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर फॉल्स हो गया यहाँ पर। तब इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा कि ए तो सही है बट आर सही नहीं है। अब बेटा अगर मान लीजिए किसी में कि ए सही फॉल्स है बट आर ट्रू है, ठीक है ना, जो भी आपका होता है, मान लीजिए ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो बेटा वहाँ पर हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए पहले ही देखते हैं बेटा असर्शन क्या है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वाज लॉन्च इन 1995। ये एकदम सही है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 1995 में लॉन्च किया गया था। रीजन क्या है इसका बेटा, द एम टू प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। ये दोनों सही हैं। तो मतलब इसका जो एम था वो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना था रूरल एरिया में और स्मॉल टाउन्स में। इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए। मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट बेटा सेकंड असर्शन, मनरेगा इज पास्ड इन 2005, है ना, मनरेगा को 2005 में पास किया गया था। अब रीजन क्या है, इट प्रोवाइड 100 डेज टू एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, है ना। ये सभी लोगों को जो कि गरीब हैं उनको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा हमारा आंसर, ए आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, ए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं जिससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना PMRY, अगर पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMRY, नाउ योर आंसर इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार स्वरोजगार योजना, लॉन्च इन 1993, 1993 में लॉन्च किया गया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च, तो 1993। इसका एम क्या था बेटा, एम टू दिस प्रोग्राम इज क्रिएट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। मतलब पढ़े लिखे लोगों को शहरों में, छोटे शहरों में और गाँवों में उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसको दूर करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, ये लिखा गया है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। और सेकेंड बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, ये भी आप ध्यान रखना, फुल फॉर्म ऑफ REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1995 एंड द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज क्रिएट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है ना। इसका भी मेन वही काम था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। अब ये सारे प्रोग्राम बेटा गरीबी को दूर करने के लिए किए जाते थे। नाउ नेक्स्ट बेटा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च इन 1999, ठीक है ना, 1999 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका मतलब क्या था कि जो भी पुअर फैमिली हैं बेटा उनकी मदद करना, उनको बैंक से क्रेडिट दिलाना जिससे कि वो सब्सिडी मिले उनको पैसे की और कुछ रोजगार अपने लिए खोल सकें, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है बेटा प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्योग योजना लॉन्च इन एंड एम इज टू प्रोवाइड प्राइमरली हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन रूरल शेल्टर रूरल ड्रिंकिंग वाटर बाय द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। तो मतलब ये था कि बेटा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्योग योजना है ये लोगों को रोजगार दिलाती थी। इसके तहत लोगों को एजुकेशन, है ना, और मकान की व्यवस्था कराना, पानी की व्यवस्था कराना, और यही नहीं इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था उनके लिए कराई जाती थी जिससे मतलब वो अपने कोई रोजगार घर में खोल सकें। नेक्स्ट बेटा अंत्योदय अन्न योजना,
है ना, AAY, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AAY। और ये बेटा सन 2000 में लॉन्च की गई थी। और फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, है ना, जो सबसे गरीब लोग हैं उनको काम के बदले अनाज दिया जाता था, या वैसे भी सरकार उनको फ्री में अनाज देती थी, तो इसका यही कारण था अंत्योदय अन्न योजना। लास्ट बेटा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, ये इसका बेटा शॉर्ट फॉर्म है। और ये इसका बेटा क्या है, फुल फॉर्म है, तो इसको ज़रूर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है और लगभग लगभग हर बार ये पेपर में आता है। ये बेटा 2005 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि 100 डेज का वर्क प्रोवाइड कराना सभी गरीब लोगों को, ठीक है ना। अगर नहीं प्रोवाइड करा सकती है सरकार तो 100 डेज का उनका क्या देगी, उनको कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन बेटा क्या मतलब, उनको पैसा प्रोवाइड कराएगी 100 दिन का, या तो काम दिलाए उसके तहत लोग कमाएंगे, अगर नहीं दे पाती है तो 100 दिन का जितना पैसा होता है उनके अकाउंट में सरकार भेजेगी। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन हमने इस तरह बनाया बेटा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू विच पुअर पर्सन। तो आंसर आपका क्या होगा बेटा, द स्टोरी ऑफ शिवरामन, ठीक है ना। शिवरामन जो थे ये उनकी स्टोरी से रिलेटेड है। अब आप लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा कि शिवरामन की स्टोरी क्या है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट बेटा, दिस दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ लखा सिंह, ठीक है ना। आपको पता है कि लखा सिंह एक ग्रामीण थे जो लैंडलेस पीपल थे। तो सो क्वेश्चन बन सकता है कि दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू विच पर्सन, जो आंसर होगा बेटा कि लखा सिंह। लखा सिंह की गरीबी को इसमें दिखाया गया इस पिक्चर के माध्यम से बेटा। एंड लास्ट पिक्चर इज दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ राम शरण, जिसमें से राम शरण भी वर्क करता है और ना उसकी वाइफ भी जा कर के हाउस वर्क करती है दूसरों के यहाँ, ये है उसकी वाइफ, है ना। तो इस तरीके से ये स्टोरी में क्या दिखा है बेटा, राम शरण, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी दूसरे के यहाँ जाके काम करते हैं, ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। तो आई होप बेटा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप बेटा पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो हमने पढ़ाया है। अगर कोई इसमें डाउट आपको हो तो हमसे ज़रूर मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।